अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट ज़फ़र ख़ान आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में हमेशा की तरह एक ऐसा प्रोग्राम आज हम मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और स्पोर्ट्स की हमारी जो आज की प्लेयर हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। माशाल्लाह जब हम आपको उनके पास लेके जाएंगे तो वो अपना एक नाम, अपना एक मकाम रखती हैं, चाहे वो नेशनल गेम हों, चाहे वो इंटरनेशनल गेम्स हों। इंटरनेशनल गेम्स के ऊपर भी जो है उन्होंने माशाल्लाह इतने अवार्ड्स, इतने सर्टिफिकेट्स, इतने मेडल्स लिए हुए हैं। जब उनकी टेबल की तरफ कैमरा मूव होगा तो आप देखेंगे कि पूरी टेबल माशाल्लाह सज गई है। और टेबल पे जगह ना होने की वजह से हमने बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स उनके वापस बैग के अंदर हमने रिक्वेस्ट करके रखवाएं क्योंकि जगह नहीं बन पा रही थी। तो डेफ़िनेटली ऐसी प्लेयर्स को उनकी जर्नी के हवाले से जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम आपको लेके चलते हैं आज की हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट और हमारी स्पोर्ट्स प्लेयर सना साबिर के पास। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू और आपने इनवाइट किया। वेलकम। आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जी नहीं। चले जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जिस तरह से मैं बता रहा था पूरी टेबल अल्हम्दुलिल्लाह भरी हुई है और इससे पता चलता है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं। किसी भी फील्ड के अंदर हम ले जाएं, अगर हम स्पोर्ट्स की फील्ड की बात करते हैं तो एक से एक हमारा स्पोर्ट्स प्लेयर मौजूद है। और आप जिस तरह से ताइक्वांडो से रिलेटेड हैं और ताइक्वांडो आपकी स्पोर्ट्स फील्ड है जी। उसी स्पोर्ट्स में जो हमें नज़र आ रहा है शील्ड्स भी हैं, सर्टिफिकेट्स भी हैं, मेडल्स भी हैं और नेशनल लेवल के भी हैं, इंटरनेशनल लेवल के भी हैं, जो मैं देखता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। तो उसमें फिर आप मज़ीद हमें गाइड कर दीजिएगा जी। तो इतने सारे मेडल्स और बहुत इससे ज़्यादा मेडल्स हमने वापस आपके बैग के अंदर रखवा दिए। तो कैसा लगा आपको? देखिए वापस रखवाने का नहीं, यहाँ लगाने का। अच्छा लगा कि आपने इनवाइट किया एंड सेकंड इंटरव्यू स्टार्ट किया और मेडल जो मेरी अचीवमेंट है वो मीडिया के सामने और वर्ल्ड में आ रही है। एंड सेकंड सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की कि मैं अभी इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड हुई हूँ अपनी कैटेगरी में पूरे वर्ल्ड में। बहुत ज़बरदस्त। और उसके साथ साथ के एक नहीं 2 गोल्ड मैंने हासिल करे हैं माशाल्लाह। तो ये दोनों गोल्ड आपने अभी रिसेंटली 5th एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप कॉम्पेस 2023 जो इस्लामाबाद में मुनक़िद है उसमें तो 27 से 28 ममालिक आए थे। ओके। तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था तो उसमें मैं अपनी लेवल पे गोल्ड पे आई हूँ माशाल्लाह। तो ये गोल्ड लेवल का मतलब होता है कि टॉप लेवल? जी सब में नंबर 1 क्वालिटी होती है। नंबर 1 जी। तो इसका मतलब है हमारे पास जो चैंपियन इस वक्त मौजूद हैं वो नंबर 1 की, पाकिस्तान के नंबर 1 चैंपियन है। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो आपने गोल्ड मेडल एक जीता जी। मैंने वर्ल्ड पे क्या कहते हैं अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पे आई हूँ। वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 पे आई हूँ माशाल्लाह। क्लैपिंग फॉर यू, देयर इज नो डाउट। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आपकी ये स्ट्रगल आपकी को अप्रिशिएट करते हैं, जितना करें हम कम है। थैंक यू। तो इसमें गोल्ड मेडल लेने के बाद वो जो एक सिचुएशन थी, वो जो आपका वो एक लम्हा था जब आपने गोल्ड विन किया, वो पहला गोल्ड जब आपने विन किया, वो क्या था? वो आपकी कंडीशन क्या थी? क्या उस कंडीशन को आप सामीन को बता सकती हैं कि वो रूंगटे खड़े कर देने वाली थी? वो क्या था? वो रोने वाली कंडीशन थी, हंसने वाली कंडीशन थी, क्या था? एक्साइटमेंट आपकी जानना चाहते हैं जी। जब मेरा नाम अनाउंस हुआ कि सना साबिर फर्स्ट पोजीशन पे तो एकदम ही मेरे आंखों से आंसू आ गए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड में गोल्ड होना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत ज़बरदस्त। और उसके साथ साथ फिर मुझे अपने उस्ताज़ा कराम भी जिन्होंने मुझ पर मेहनत करी, जैसे मास्टर चोई हो गए और भी क्या कहते हैं आए थे जो हमें कोचिंग कोर्स करवाने आए थे। फिर मेरे सर सद्दीक हैं जो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से बचपन से मुझे गाइड करते हुए आ रहे थे। अच्छा माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे इस लेवल पे लिया तो बहुत खुशी हुई और फिर अच्छा भी लगा कि पाकिस्तान के लिए हमने कुछ करके दिखाया। बिल्कुल। और पाकिस्तान के लिए पहली पोजीशन लेके दिखाया अपनी कैटेगरी में माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आपका जो जर्नी है, जिस तरह से अभी आपने रिसेंटली गोल्ड लिया तो दूसरा गोल्ड भी उसी के साथ ही आपका सेकंड गेम क्या था? जी मेरे फर्स्ट इंडिविजुअल पुम्जे थे उसमें मेरा गोल्ड हुआ। ठीक है। एंड सेकंड मेरा क्या कहते हैं ग्रुप पुम्जे थे उसमें गोल्ड हुआ। अच्छा, ग्रुप पुम्जे जो है वो आपका उसमें भी गोल्ड है जी। और सिंगल का जो है उसमें भी आपका उसमें भी गोल्ड है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो एक कराटे का एक गेम होता है जी। और ताइक्वांडो का गेम होता है, नियर अबाउट तकरीबन मिलते जुलते होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन इसमें क्या होता है कि हेलमेट और जैकेट्स और जी इसमें सेफ्टीज होती है। जब ड्यूरिंग द फाइट जब होते हैं तो हमें क्या कहते हैं सेफ्टीज दी जाती हैं, हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड। ये चीज़ें कराटे के अंदर हमें नहीं देखने को मिलती। हाँ, ये उसमें ये कि इसके विदाउट क्या कहते हैं फाइट करते हैं वो ओपन पे होती है, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग अपनी जो सेफ्टीज वगैरह वो पहन के खेलें क्योंकि सेफ्टीज पे ही अगर
किक्स लगती हैं तो कंप्यूटर पे नंबर आते हैं, ओके, नहीं तो नंबर नहीं वो आते। टचिंग के एक नंबर होते हैं कि किक टच हो गई या बॉक्सिंग में बॉक्स टच हो सेंसर जब भी बचेगा जब वो क्या कहते हैं आपके चेस्ट गार्ड पे या हेड गार्ड पे आपको क्या कहते हैं किक टच होगी, तो वो जो फोर कॉर्नर्स रेफरीज होते हैं वो नहीं दे रहे होते। अगर हमारे जैसा फाइटिंग के लिए खड़ा हो तो उसकी चेस्ट गार्ड पे या हेड गार्ड तक तो किक ही नहीं जाएगी। नहीं, ये भी तो मसला है। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस होती है ऐसे फाइटर्स की, उनके कैंप लगते हैं। जैसे मैं आर्मी से खेलती हूँ तो हम लोग के कैंप 2-2 3-3 महीने के लिए लगते हैं। हम लोग की फाइट्स होती हैं कैंपों में, हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जो हमारी मिस्टेक्स होती है वो हमें बताया जाता है, और इंटरनेशनल कोचेस को बुलाया जाता है जो हमें ट्रेन करते हैं। इंटरनेशनल कोचेस बकायदा बुलाए जाते हैं जी जो कि आपकी जैसे ट्रेनिंग कर मास्टर चोई हैं जो उन्होंने पुमजो के लिए हमें प्रैक्टिस कराई, वो इंटरनेशनल लेवल पे थे, और अभी भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए और भी क्या कहते हैं पूरी कोरिया से टीम बुलाई थी जिन्होंने हमें क्या कहते हैं डेवलप करा, हमारी सारी मिस्टेक्स को ठीक करा, तो जब जाके हम लोग इतना डेवलप हुए माशाल्लाह। तो इसकी बाकायदा क्लासेस होती हैं। कितना अरसा हो गया सना आपको इसमें ताइक्वांडो के अंदर लर्न करते हुए? और मेरे ख्याल में शायद ये जिस तरह के मौला अली का कौल है कि माँ की गोद से कब्र की लहद तक इंसान सीखता ही रहता है, इल्म है, ये भी एक इल्म है, स्पोर्ट्स भी एक इल्म है, हर चीज़ का एक नॉलेज है। तो अभी तो आप सीख ही रहे होंगे, ज़ाहिर है सारी उम्र इंसान स्टूडेंट ही रहता है, तालिब इल्म ही रहता है, इल्म का तालिब रहता है। तो अभी ये भी एक इल्म, ये भी एक स्पोर्ट्स, ये भी एक गेम, अभी भी आप अपने आप को स्टूडेंट ही कहती होंगी डेफिनेटली। जी ऐसा ही है। जब मैं स्टार्टिंग में 5 साल की थी तो मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया था। 5 साल की एज में? जी, मेरे पापा को बहुत शौक था ताइक्वांडो का, तो उन्होंने सिर सिद्दीक को घर पे हमारे हायर किया था टीचर। तो फिर उसके बाद मैंने क्लब ज्वाइन करा 1990 से क्या कहते हैं 5 में। फिर ऐसे ऐसा डेवलप होते डिस्ट्रिक्ट से कराची पे, फिर सिंध की लेवल पे, फिर नेशनल पे, और उसके बाद फिर रेलवे, एयरफोर्स, और अब आर्मी, उसके बाद अब इंटरनेशनल लेवल। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अर्सा हो गया, 30 से 35 साल हो चुके हैं माशाल्लाह इस जर्नी को। जी वेरी ग्रेटफुल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो कैसा लगता है कि अब वो एक होता है ना कि एक चीज़ से इंसान को इश्क हो जाता है, वो कहते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किसी चीज़ से इश्क है, ठीक है? तो कहते हैं कि वो उस चीज़ से उस वक्त पता चलेगा कि जब बंदा तन्हाई में खड़ा होगा तो उसकी कमी फील हो रही होगी। तो जब आपको ये गेम खेलने को नहीं मिलती तो उसमें फिर आपको फील होता होगा मुझे गेम में जाना है, वापस जाना है, वापस जाना है, हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गया, तो वो आपको गेम से एक इश्क हो जाता है। तो वो इंसान को जहाँ पर अपनी गेम से, अपने स्पोर्ट से, ठीक है, जिस चीज़ से इश्क हो जाता है तो बंदा उसमें डेफिनेटली गोल्ड तक भी जाता है, इंटरनेशनल लेवल तक भी जाता है। अगर वो सिर्फ गेम को एज ए टाइम पास या एज ए वैसे लेके चलता है तो आई थिंक कभी भी वो गोल्ड तक तो नहीं पहुंच सकता। ऐसा ही है। जैसे हमारी क्लासेस वगैरह होती हैं तो मुझे अभी इंटरनेशनल में भी 1 हफ्ते बैठी हूँ, तो आई थोड़ा रिलैक्स करा, मुझे 3 दिन या 4 दिन में दोबारा क्लब मैंने रिज्वाइन कर लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने आप से दूर हो गई हूँ। बिल्कुल सही क्योंकि वो सुबह प्रैक्टिस करना, शाम में प्रैक्टिस करना ताइक्वांडो की, फिर अपने स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह, मैं टीचर भी हूँ ताइक्वांडो की, माशाल्लाह। स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, कोचिंग और रेफरीशिप भी करती हूँ कराची की तरफ से, और डिस्ट्रिक्ट बेस की क्या कहते हैं हेड वूमेन भी रह चुकी हूँ पहले। माशाल्लाह। तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर बच्चे क्या कहते हैं मिस करना शुरू करते हैं, मिस आप कब आएंगी, कब नहीं आएंगी, तो वो होता है कि ठीक है मैं जैसी आऊँगी मैं वापस रिटर्न क्लब आऊँगी। बिल्कुल सही। तो दूर होके तो बहुत मुश्किल है कि ताइक्वांडो से दूर रहना, क्योंकि 35 साल का अरसा समझे, बचपन से जवानी, फिर शादी के बाद फिर दोबारा, फिर अब इस एज पर हैं, ताइक्वांडो से दूर नहीं हो सकते। तो डॉन 2 तक आप पहुंची हैं, ये भी एक सरप्राइज है मेरे ख्याल में सामीन के लिए, देखने वालों के लिए, कि सना जो है वो डॉन 2 लेवल के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और डॉन 3 की बड़ी ज़बरदस्त तैयारी जारी सारी है और अनकरीब डॉन 3 हो जाएंगे, ऐसे ही इंशाल्लाह, ऐसे ही जो तक मेरी खबर है जी। तो वो डॉन 2 तक कैसे पहुंची हैं? डॉन 2 तक ऐसा है कि मैं फर्स्ट मैंने जब टेस्ट वगैरह दिया तो मेरे 3 साल कवर हो गए, तो उसके बाद मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा कि अब आप इस लेवल पे हैं कि आप सेकंड डाउन हो सकते हैं, तो उसकी हमने तैयारी वगैरह की, काफ़ी एक्स्ट्रा पुमजे वगैरह होते हैं इसमें, उसका टेस्ट देना होता है, फाइटिंग होती है उसका टेस्ट देना होता है, तो उसमें फिर क्या कहते हैं महारत हासिल करने के बाद फिर हमने टेस्ट दिया, वो इंटरनेशनल लेवल फिर वर्ल्ड पे गया, तो फिर हमारा फिर सेकंड डाउन हुआ। फिर सेकंड डाउन, तो थर्ड डाउन की तैयारी स्टार्ट है? जी, थर्ड डाउन की अभी मैं रिसेंटली इंटरनेशनल लेवल पे कर आई हूँ। अच्छा, तो मास्टर शॉय के साथ और दूसरे क्या कहते हैं सीनियर्स जो हैं वो आए हुए थे उनके साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हंसुक तक मेरे पुमजे हो गए 16 तक माशाल्लाह। तो अब आगे 17 ही रह गया, तो उसके बाद मेरे कोई सी भी ऐसा पुमजा नहीं, लास्ट 17 पुमजे ही होते हैं माशाल्लाह। यानी कि आपसे अभी सेकंड डाउन में हैं जी, तो हमें 3 साल लगे आपका इंटरव्यू लेने में, अपॉइंटमेंट लेने में, ठीक है, और 3 साल के बाद आज आप हमें मिली हैं और यहाँ पर हमने आपको बैठाया। जब डाउन 3 में होगी तो फिर क्या 2-3 साल वेट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह कमिंग सून इफ यू विल टेक देन विल आई मूव। इंशाल्लाह। अच्छा सना, ये बताएं, ये जर्नी जो है आपका स्पोर्ट्स का, जी जी, बचपन से आपने 5 इयर्स की एज से स्टार्ट लिया? जी ऐसा है। ठीक है, और 5 इयर्स के अंदर वो एक ऐसी एक एज होती है कि उसमें तो किसी चीज़ का पता नहीं होता, बस वो सिर्फ खेलना, तो उसको एज ए गेम बंदा खेल रहा होता है जी। उसके बाद जैसे जैसे आप बेल्ट्स आपकी चेंज होती चली जाती हैं तो फिर आपके लिए वो चैलेंज होता चला जाता है जी। जब ब्लैक बेल्ट तक पहुंचते हैं तो वो एक चैलेंज होता है, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट डाउन बनता है तो फिर आपके लिए वो एक चैलेंज, उससे बड़ा चैलेंज होता है जी। फिर सेकंड डाउन की फिर एक अचीवमेंट, फिर एक इंसान को ये होती है कि बस मैं इसको अचीव कर लूँ किसी तरीके से, ये चीज़ मुझे हासिल हो जाए। ऐसे ही है या इसमें कोई डिफरेंस था? नहीं नहीं, ऐसा ही है। अच्छा। कि जब स्टार्टिंग हुई थी तो यही था कि मैं जब येलो बेल्ट थी और मैंने जब बेल्ट टेस्ट दिया था तो मेरा बेल्ट टेस्ट में 3 से 4 लोगों से मेरी फाइट हुई थी। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबको बीन अप करा लो, जब मेरी डबल प्रमोशन होकर मेरे ग्रीन बेल्ट लाया था, ज़बरदस्त, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी क्योंकि ग्रीन बेल्ट की ने भी हमें ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ग्रीन बेल्ट मिल जाए। जी जी। ग्रीन जूनियर होता है, फिर ग्रीन सीनियर होता है, ऐसे ब्लू जूनियर और सीनियर। जी जी। तो डबल प्रमोशन के बाद मैं ग्रीन सीनियर में आई थी, फिर मैं ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लैक फर्स्ट डाउन की नहीं। हाँ, हार्ड वर्किंग बहुत हुई थी उसमें ऐसा नहीं होता कि आप जूनियर से खेल रहे होते हैं, आप ब्लैक बेल्ट होते हो, ऐसे बोलते ब्लैक बेल्ट ही आपसे फाइट कर रहे होते हैं। जब आपका ब्लैक बेल्ट का टेस्ट हो रहा था तो उस वक्त फाइटर्स भी आपके सामने ब्लैक बेल्ट वाले होते हैं? जी। और जब मैंने ब्लैक बेल्ट का टेस्ट दिया था तो ऐसा था कि लड़कियां तो थी नहीं, तो बॉयज से फाइट करनी पड़ी थी हमें। तो उसमें भी उनसे थोड़ा सा और टफ लगा? जी, क्योंकि बॉयज की किक्स और गर्ल्स की किक्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन ये कि सर की इतनी प्रैक्टिस थी कि मुझे इतना फील आउट नहीं हुआ और मैं विन अप कर गई और मैं फिर ब्लैक बेल्ट हो गई थी। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो जब आपका फर्स्ट राउंड का जब टेस्ट होता है जी, तो उसमें कितने तकरीबन सराउंडिंग्स आपके होते हैं फाइटर्स? ये होता है कि आपकी लेवल्स होते हैं, 2 से 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। तो इसका क्या कहते हैं, उस वक्त आपके टेस्ट पे होता है कि आपका लक क्या है। अब जब मेरा था तो उस वक्त तो बहुत सारे फाइटर थे, तो उनको विन अप करना पड़ा था मुझे। और कुछ तो ऐसे जिनकी 3-4 फाइट्स के बाद उनकी विन हो जाती है। बिल्कुल सही। और ये ज़्यादातर जो बेल्ट टेस्ट होता है नेशनल के बाद ही होता है, नेशनल में भी चेक कर लिया जाता है स्टूडेंट्स को। बिल्कुल सही। कि आया कि अगर नेशनल लेवल पे वो पोजीशन हासिल कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, तो फिर वो बेल्ट टेस्ट नेशनल गेम्स के अंदर जी, नेशनल गेम्स, तो उसके बाद ही फिर ये बेल्ट टेस्ट के लिए जाता है। फिर वो बाकायदा वीडियोस वगैरह बनती हैं, हमारे जो सर्स होते हैं जिनसे ऊपर डोन के होते हैं 4th लेवल पे 5th लेवल पे, वो हमारा टेस्ट लेते हैं। बिल्कुल सही जी। अच्छा, ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये स्पोर्ट्स की बच्ची है, स्पोर्ट्स लेडी है, तो ये तो घर के काम नहीं करती होंगी, ये तो रोटी सालन वगैरह ये तो नहीं बनाती होंगी, उसका क्या है? नहीं, ये तो सब बस कहने की बात है। अब जैसे मैं वर्किंग लेडी हूँ, उसके साथ साथ मैं डोमेस्टिक वर्क वगैरह सब कुछ करती हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे जॉब पे भी जाना होता है, तो मुझे सुबह उठना पड़ता है, तो अपना नाश्ता वाश्ता बनाना, बच्चों के लिए रेडी करके स्कूल के लिए तैयारी करके जाना, उनको स्कूल भेजना। दिस इज द पॉइंट कि डोमेस्टिक भी प्लस अपने स्पोर्ट्स को भी, हर चीज़ को साथ लेके चलना आइडियल। फिर उसके बाद उन्हें स्कूल के लिए वो रेडी करके उन्हें स्कूल भेज के अपने जॉब पे हम लोग निकल जाते हैं। फिर उसके बाद वापसी आते हैं तो उन्हें साथ लेते हुए आते हैं। फिर उनके मदरसे की तैयारी, फिर घर में खाना पकाना, दोपहर का जो भी कुछ होता है, जी जी, फिर उन्हें ट्यूशन्स वगैरह भेजना, उसके बाद फिर शाम की तैयारी करेंगे। फिर अपना शाम में इवनिंग में हम लोग अपनी क्लासेस करते हैं ताइक्वांडो की। सुबह तो हम लोग टीचर्स होते हैं तो खुद ट्रेन कर रहे होते हैं स्कूल और कॉलेजेस में जाकर, लेकिन शाम में हमें, जैसे मैं आर्मी की प्लेयर हूँ तो मुझे अपनी प्रैक्टिस को कैरी ऑन रखना पड़ता है, बिल्कुल फिटनेस के लिए। तो फिर हम शाम में क्लब जाते हैं, वहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनको गाइड करते हैं, कुछ हम खुद अपने आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर रात को 10-11 बजे घर में आना, फिर जो वर्किंग वगैरह होती है उसे कवर अप करना, 12 बजे 1 बजे के टाइम अपना वो सो जाना, फिर सुबह वही अर्ली मॉर्निंग जो स्टार्ट होता है। एग्जॉस्टिंग फील होती है? कभी कभी बंदा तंग आ जाता है अपनी इस रूटीन लाइफ से? नहीं, बाज़ का संडे वाले दिन तो ऐसा होता है कि हम ऑफ ही करते हैं, कि संडे वाले दिन अगर कोई प्रोग्राम आ जाए या कुछ हो जाए तो फिर थोड़ा सा फील होता है कि एक दिन तो आराम करता एक दिन तो आराम का, इसको भी आराम नहीं करने दिया। जी, तो अक्सर ये होता है कि सैटरडे और संडे हम लोग के प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं, तो मुश्किल से सैटरडे संडे भी हमें ऑफ नहीं मिलता। बिल्कुल सही है, ड्यू टू द फैमिली प्रोग्राम और इधर उधर के, कहीं शादी, कहीं जाना, कहीं आना। जी, अभी जर्नी मुझे भी इस प्रोग्राम के बाद शादी में भी जाना है। ओह वाओ,
थैंक यू सो मच, आपने फिर भी इतना टाइम निकाला और यहाँ पर तशरीफ नहीं, और इसके बाद फिर जाके आपने शादी भी अटेंड करनी है और वीकेंड तो आपका इसी तरह फिर चला गया। ऐसे ही है ना, और संडे को फिर वही होगा कि डेफिनेटली संडे को फिर घर के काम और ज़्यादा जमा हो जाते हैं। बुकिंग्स हुई हैं कि वो उसी दिन तारीख है, तो वो फैमिली में तो किसी का कुछ है तो वो तैयारी है, तो बस उसी में तैयारी में माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो ये तो एक रूटीन लाइफ के अंदर जो है सिर्फ एक संडे का दिन आपको मिल पाता है। जी, संडे ऑफ मिल, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम फुल डे आप स्पेंड कर पाते हैं। तो जब आप गेम के लिए जाती हैं तो क्या बच्चों को साथ लेके जाती हैं क्लब वगैरह के लिए? नहीं, क्लब वगैरह तो खैर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि क्लब में मेरे बेटे साहबजादे जो हैं वो भी मेरे साथ हैं, वो भी ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डॉन है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी नेशनल लेवल पे क्या कहते हैं मेडलिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त। और ताइक्वांडो टीचर भी अबू हैं जूनियर लेवल पर। तो वो भी क्लब जाते हैं, मैं भी क्लब जाती हूँ, दोनों साथ प्रैक्टिस करते हैं फाइटिंग वगैरह की। और कैंप में तो खैर इतना अलाउ नहीं होता, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है गर्ल्स हॉस्टल होता है। आई थिंक माँ का जो है ना वो सर फख्र से बुलंद हो जाता होगा जब बेटा भी साथ खड़े हो कि ब्लैक बेल्ट में खड़ा हो, एज ए टीचर खड़ा हो। यस, ठीक है, तो वो जो कैफियत है ना आपकी कि वो क्या होती है, वो हम जानना चाहेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जो है हम ज़रूर इनसे ये जानेंगे कि जब बेटा भी साथ खड़ा और वो भी ब्लैक बेल्ट और प्रैक्टिस पे मौजूद हो, ठीक है, तो वो कैफियत क्या होती है, माँ का सर जो फ़ख्र से तो बुलंद होता है, वो कैफियत भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे, और इनिशियल डेज़ के अंदर क्या हुआ था वो भी देखते हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम को वापस वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं हम अपनी सेलिब्रिटी गेस्ट सना साबिर के पास। जी सना, तो वो ज़रा लम्हात बताएं ना कि जब माशाल्लाह बच्चा जो है आपके शोल्डर के साथ खड़ा हुआ, आपका बेटा, तो फिर आप और चौड़ी होकर चलती होंगी। ऐसा ही है कि जब वो मेरे साथ खड़े होते हैं बाजू का, तो ऐसा मुझे खुद फील नहीं होता कि मैं अपने साहबजादे के साथ हूँ, क्योंकि मेरे हाइट के आ चुके हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 18 ईयर्स में हैं वो भी। और जब वो फाइट करते हैं और जब फाइट विन करते हैं तो जब ज़्यादा खुशी होती है कि आया मेरा बेटा मेरा नाम रोशन कर रहा है, और जब वो मेडल लेकर आते तो सब कहते हैं ये सना का बेटा है। माँ भी क्या कहते हैं गोल्ड मेडलिस्ट है, बेटा भी गोल्ड मेडलिस्ट, तो और खुशी होती है। फिर जब वो टीचिंग पे आए एज अ स्टूडेंट से टीचर पे, तो फिर जब ज़्यादा खुशी हुई कि मेरी फील्ड को इन्होंने क्या कहते हैं आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, यानी कि माँ के नक्शे कदम पे चला। जी, नो डाउट, माशाल्लाह। अच्छा, जो अभी आपकी गेम्स ओलंपिक की होती हैं, कुछ डोमेस्टिक की होती हैं, कुछ नेशनल लेवल की होती हैं, जी, इसमें कितना कितना गैप होता है, कब कब होती हैं? देखिए, अभी जो रिसेंटली क्या कहते हैं इंटरनेशनल से पहले जो हमारी चैंपियनशिप हुई थी ये कोयटा में हुई थी, ये नेशनल ओलंपिक गेम था, 34वीं नेशनल ओलंपिक गेम, तो इसमें भी मेरा गोल्ड मेडल हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह। जी, और उसके बाद क्या कहते हैं फ़ौरन हमारी एमपी सदर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई, सही, और फिर इंटरनेशनल हुई, तो एक साल में मैक्सिमम 3 इवेंट्स तो आ गए, 3 इवेंट्स जी, सही। और उससे पहले भी क्या कहते हैं मैं जो गेम्स खेल चुकी हूँ 2022 में शहबाज शरीफ हॉल में पिंडी में, तो वहाँ पे भी मेरा गोल्ड मेडल हुआ था 2022 में, सही। और फिर 2021 में भी क्या कहते हैं ऐसे ही हुआ, मेरे साथ गोल्ड मेडल हुआ। और उससे पहले जो मैं लास्ट इवेंट खेली थी 2019 में, वो भी नेशनल ओलंपिक गेम था। नेशनल ओलंपिक गेम ये हमारा 2 ईयर से 3 ईयर्स कौन सा वाला आपका मेडल है ओलंपिक? जी, एक ये है मेरा, ये ओलंपिक का है जी, ये 33वीं नेशनल ओलंपिक गेम, ये कोयटा एबटाबाद में हुई थी। अच्छा, इसमें ओलंपिक के अंदर सारी गेम्स एक साथ होती हैं? जी, इसमें सारी गेम्स हुई थी, और ये 34वीं नेशनल ओलंपिक गेम है, ये कोयटा में हुई थी। ये कोयटा में हुई थी, जी, गुड। तो ये 2 नेशनल ओलंपिक गेम के क्या कहते हैं मेडलिस्ट हैं कि 33वीं नेशनल वो 34वीं में। इसमें ये होता है कि तमाम जो क्या कहते हैं पाकिस्तान में जितने भी गेम्स हैं, जितने एथलीट्स हैं सारे जी, सबकी गेम्स होती है। ये स्पोर्ट्स सिंध की तरफ से भी होता है, हमारी गवर्नमेंट की भी इसमें शामिल होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्गेनाइज होता है, इसमें काफ़ी प्लेयर्स को भी फैसिलिटीज दी जाती हैं, और उसके बाद ही क्या कहते हैं चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होना चाहिए, तो इसका लेवल ज़्यादा ऊपर होता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल जो भी मैं रिसेंटली गोल्ड लग रहा है वो उससे ऊपर ही है, वो इंटरनेशनल लेवल का हो गया। तो आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर अच्छा रहा, कोयटा वाले में या फिर इस्लामाबाद वाले में? जी, मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, और मेरा वो जो मुझे खुद मैंने एंजॉय करा, जी, वो 33वीं नेशनल गेम एबटाबाद। अच्छा, एबटाबाद का, जी जी, चले माशाल्लाह। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि ये काफ़ी इन्वायरमेंट का भी था, फिर हमने इसमें वर्किंग थी से 4 मंथ्स की थी, क्योंकि ये डेवलप हो रहा था कुछ हालात की वजह से, और फिर इसमें गोल्ड लेना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि जब मैं रेलवे से खेलती थी, बिल्कुल सही, तो वहाँ पे क्या कहते हैं दूसरी टीम्स को
वाप्टा को और आर्मी को बैक करना बहुत मुश्किल होता है और दूसरे डिपार्ट्स को, लेकिन वहाँ बैक करते हुए फिर ऊपर आना जी हाँ तो वो ज़्यादा होता है। लेकिन फिर उसके बाद 34वीं नेशनल गेम जो मैं आर्मी की तरफ से खेली जी जी जी, तो उसमें मैं गोल्ड हुई, तो उसमें मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने मेहनत जो की थी मुझे उसको सिला मिला, मेहनत रंग ले आई जी। तो आहिस्ता आहिस्ता बस ऐसे ही है। ज़बरदस्त। तो इसमें एक तो होता है कि हम गेम के ऊपर गए, उसमें कुछ दिन का वहीं पर हमें स्टे होता है जी जी स्टूडेंट्स को, ठीक है, हफ्ता का है, 10 दिन का, जितने दिन का इवेंट्स होते हैं उतने दिन का स्टे होता है। उस स्टे के अंदर प्रैक्टिस होती है या घूमना फिरना भी होता है? जी नहीं, जब स्टे होता है तो उसमें घूमना फिरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। सिर्फ प्रैक्टिस होती है, प्लेयर्स को अपनी टीम के साथ रहना होता है बैकअप करने के लिए, और फिर हमारा खुद भी दिल नहीं चाहता कि हमारा गेम हो गया और फिर दूसरे इवेंट चल रहे हम अपने। अक्सर हम देख रहे होते हैं कि जो स्पोर्ट्स के प्लेयर होते हैं ना, मैं किसी स्पोर्ट्स का नाम नहीं ले रहा, आप माशाल्लाह समझ जाएंगी जी। कि वो कभी कहीं घूम रहे हैं, इंटरनेशनल पे गए हैं तो कहीं कहीं रात को होटल में घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं। तो क्या ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसा हम लोग बल्कि के अक्सर साथ। तो कुछ अपनी फैमिलीज के साथ भी जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, दिखते हैं हमें न्यूज़ में, चैनल पे, कहीं सोशल मीडिया पे दिख जाते हैं, पता चल जाता है। तो आप लोग फैमिली के साथ भी नहीं जा सकते? नहीं, हम लोग तो नहीं जा पाते क्योंकि हम लोग मुझसे प्लेयर्स होते हैं तो हमारा फर्स्ट इवेंट सेकंड इवेंट तो वैसे हो जाता है। सही। और जब फाइटिंग हो रही होती है तो फिर ये होता है कोई ना कोई हमारा अपना स्टूडेंट्स या हमारा कोई अपना प्लेयर होता है। वैसे वो तो नहीं सकते कि हम ना जाएं, जा सकते हैं, लेकिन हमारा मेरा खास तौर पर ताइक्वांडो से इतना वो क्या कहते हैं जुड़ी हूँ मैं कि मैं वो तीसरा चौथा पांचवा दिन जो फाइटिंग का होता है मैं वहाँ पे भी अपने प्लेयर्स के साथ इंजॉय कर रही होती हूँ, शॉट कर रही होती हूँ अपने प्लेयर्स को और टीम को बैकअप कर रही होती हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो इसीलिए तो शायद आई थिंक इस गेम ने बड़ी स्पीडली जो है तरक्की भी की है, आगे भी बढ़ी है और पाकिस्तान के अंदर इतना स्पीडली स्प्रेड हुई है। आई थिंक बाद में आई है, काफ़ी बाद में, ये कराटे वगैरह के बहुत बाद में आई है ये गेम, लेकिन स्प्रेड बड़ी जल्दी हुई है और तकरीबन हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर नियर अबाउट देखी जाती है कि वहाँ पर सिखाया जा रहा है। नेसेसरी हो गया है। नेशनल लेवल पे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसकी ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है। प्लस आप लोगों के जो प्लेयर्स हैं वो एज ए टीचिंग भी जो है उनको टीच कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ें सिखा रहे होते हैं। तो इसके पीछे किसका हाथ है ये सारी वर्किंग के ऊपर? इसके पीछे हम अपने एक अच्छा हाथ किसका है? एक अच्छा हाथ तो एक उस्ताद का होता है। डेफिनेटली। देखिए इस्लाम में भी कि माँ बाप के पास पहला हक उस्ताद का है। बेशक। तो इस फील्ड में मुझे डेवलप करने में सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद का शुक्र अदा करूंगी जो मास्टर मोहम्मद सदीक ने जो मुझे इस फील्ड में लेकर आए माशाल्लाह, और उन्होंने हमें रास्ते दिखाए कि और दूसरी में आपका उस्ताद तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है। वो कहीं से नहीं लगते कि उनसे स्टूडेंट उनके डरते भी होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? ऐसा ही है, वो बहुत पोलाइटली हैं और बहुत प्यार से समझाते हैं और बहुत प्यार से लेके चलते हैं। अभी भी वो पारा की चैंपियनशिप में जब लेके गए मेरे पास भी प्रोग्राम में आए तो इतना सॉफ्ट बोल रहे थे, मैंने कहा स्टूडेंट तो ये होता है ना कि टीचर गया जो टीच करता है, चाहे फाइटिंग का है, किसी चीज़ का है, बॉक्सिंग का है, तो स्टूडेंट जन डर जाते हैं, बिल्कुल अलर्ट होकर खड़े हो जाते हैं कि हमारा वो कोच आ गया। तो वो कहीं से नहीं लगता, तो हाँ बेटा हाँ ठीक है, नहीं बहुत प्यार से, वो पोलाइट फैमिली जैसे क्या कहते हैं, वो पोलाइट और बहुत सॉफ्ट लेके हैं। चलते हैं। प्लस उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि स्पोर्ट्स बहुत करते हैं, अपने प्लेयर्स को, अपने स्टूडेंट्स को मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। जी, उनकी यही खूबी है कि उनके जो प्लेयर्स हुए आज वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं और नेशनल लेवल पे भी गोल्ड हैं और आगे डेवलप भी करते हैं। आज उनका नाम भी है। अब अरबाज हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, वो काफ़ी छोटा बच्चा था, हमारे सामने आया और माशाल्लाह से इंटरनेशनल बहुत तरक्की की उसने। एशिया गेम्स खेले, अजरबैजान और बहुत से कैंप्स वगैरह, कोरिया भी गए वो प्रैक्टिस के लिए। उनके साहबजादे खिज़र हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी इंटरनेशनल लेवल, वो एयरफोर्स से हैं। और अरबाज जो हैं वो आर्मी में हमारे साथ ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के बाद। माशाल्लाह। तो इसमें जो आपका जो अपनी एकेडमीज होती हैं जी स्पोर्ट्स की, इनका आपस में भी कोई कंपटीशन मैच होते हैं? जी, डोमेस्टिक लेवल पे क्या कहते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हूँ तो हमारे क्लब्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, जितने भी क्लब्स होंगे उन सब में पहले क्या कहते हैं ट्रायल्स वगैरह होती है। अगर कोई चैंपियनशिप होती है कराची के लेवल पे तो वो आपस में होंगे, ट्रायल्स होंगे पहले आपस में ट्रायल्स जी, पहले अपने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जितने भी क्लब्स होंगे उनको फिर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। उन्हीं में से किसी को सिलेक्ट किया जाएगा जी, उनमें से फिर 8 बच्चे निकलते हैं जो वेट होते हैं 8 कैटेगरी के। टोटल कितनी एकेडमीज होंगी? तो मतलब ज़्यादा भी होते हैं, 20-25 भी होती हैं, 30 भी होती हैं। अब उसमें फाइटर जितने वेट हो सबकी फाइट्स होंगी। उसमें से टोटल 8 सिलेक्ट होते हैं, फिर वो जी वो टॉप 8। फिर वो क्या कहते हैं जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने भी ऐसे ही करा हुआ होता है ट्रायल्स, वहाँ से भी 8 निकलते हैं। फिर उन 8 की ट्रायल्स होती है कराची के लेवल, फिर उनकी आपस में वापस ट्रायल होगी जी, फिर उनमें से 8 निकलते हैं
ओके, वो यूँ सिलेक्ट होते चले जाते हैं। सेलेक्ट होते होते फिर भी सिंध की पूरे सिंध की ट्रायल्स होती हैं, पूरी सिंध की जब ट्रायल्स होंगी तो प्रोविंस लेवल पे फिर उसके बाद होती हैं। जी सही है। फिर वो उसमें से 8 निकलते हैं, फिर वो जो 8 खिलाड़ी होते हैं वो क्या कहते हैं सिंध की तरफ से पार्टिसिपेट करने जाते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिनकी पोजीशन देखी जाती है, दूसरे डिपार्ट्स देख रहे होते हैं, जब वो डेवलप होते हैं, गोल्ड होते हैं या सिल्वर, तो उनके जैसे आर्मी हो गई, वापटा हो गई, एयरफोर्स हो गई, रेलवे हो गई, पुलिस हो गई, इस्लामाबाद है, और दूसरे भी कश्मीर की भी टीम्स वगैरह हैं, बलोचिस्तान की टीम्स हैं, उनको जब वो बीट करते हैं तो फिर वो डिपार्ट्स ऑफर करते हैं। ओके, वो लास्ट में जाके वो डिपार्ट फिर उठा लेते हैं। जी, वो डिपार्ट ऑफर्स करते हैं, फिर ऑफर्स करके उनकी सैलरी स्केल वगैरह जो भी कुछ होता है, फिर वो कैंप में बुलाते हैं। 2 महीने का 3 महीने का कैंप जो होता है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बच्चे फैमिलीज के लिए को खेलते हैं। जी माशाल्लाह, तो फिर वहाँ से फिर इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर, वहाँ से फिर वो इंटरनेशनल जाते हैं। फिर उनको एक्चुअली जो एक तरह से सपोर्ट कर रहा होता है फाइनेंशियली, वो फिर डिपार्ट कर रहा होता है। फिर डिपार्ट कर रहा होता है, फिर उनके खर्चे वगैरह उठा के, उनकी ट्रेनिंग करा के, उनकी सारी डाइट वगैरह हर लिहाज से लेके फिर उनको डिपार्ट लेके जाता है। अच्छा, इसमें जिस तरह से बॉडी बिल्डिंग एक फील्ड है, जी जी, इसी तरह से कराटे एक फील्ड है, किक बॉक्सिंग एक फील्ड है, जी जी, यानी कि स्पोर्ट्स है एक्चुअली, सॉरी। तो हर स्पोर्ट्स के अंदर डेफिनेटली डाइट का बड़ा हाथ होता है। जी, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कोचिंग भी कर रही हैं, एज ए टीचर भी हैं, तो डाइट के लिए आप क्या रिकमेंड करती हैं? डाइट की मैं यही रिक्वायरमेंट करूँ कि ज़्यादातर हम लोग तो कोशिश करते हैं कि अवॉइड करते हैं जंक फूड से। जंक फूड से जी, आजकल देखिए नाउदिस एरा बच्चे ज़्यादातर के पेप्सी, बर्गर, ये चीज़ें, तो वो डाइट की नहीं प्रॉफिट नहीं होती। हम ज़्यादातर फूड, मिल्क्स, ऐसी चीज़ें लेते हैं और ऑयल से अवॉइड करते हैं। और दूसरी बात ये कि थोड़े हमारे जो खुश मेवाजात वगैरह होते हैं, मिल्क शेक्स वगैरह जो होते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। क्योंकि हम जिस वेदर में ज़्यादातर एकदम कराची जैसे लेवल पे, ये गर्म बहुत हॉट वेदर है, अचानक पिंडी इस्लामाबाद में जाएं तो वेदर हमारा अचानक चेंज होता है, तो हमें अनफॉर्चुनेटली अपनी डाइट को बहुत चेंज करना पड़ता है कि वहाँ पे फिर हमें क्या कहते हैं ऐसी डाइट लेनी पड़ती है जो हमें प्रॉफिट दे, मतलब सर्दी से हिफाजत के लिए, इस चीज़ के लिए, तो प्रोटेक्शन के लिए, जी प्रोटेक्शन के हिसाब से तो हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। ये तो वो डाइट्स हो गई जो कि एक सेफ्टी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। एक्सरसाइज के लिए क्या डाइट्स आप लोग बताते हैं कि ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, लंच क्या होना चाहिए, डिनर क्या होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर वेट लूज़ करना हो तो क्या होना चाहिए? देखिए, आप अगर रहें तो आज आपके आने का जो फ़ायदा है वो सामीन तो उठा सकें। जी जी, ब्रेकफास्ट में तो मैं ज़्यादातर यही कहूँगी कि ज़्यादातर आप जैसे अंडे वगैरह होते हैं या दूध वगैरह होता है, मिल्क शेक्स वगैरह, तो उसका यूज़ ज़्यादा करें, बजाय इसके जो आजकल बच्चे पराठे ले रहे होते हैं या कुछ ऊपर से एक्स्ट्रा चीज़ होते हैं, चीज़ मायनेस वगैरह लगा के वो खा लेते हैं, इन चीज़ों से परहेज़ करें। और अपना क्या कहते हैं मिल्क शेक वगैरह पर ज़्यादा तवज्जो दें, जूस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्स। और जब आप दोपहर के खाने में आते हैं तो दोपहर के खाने में ऐसी चीज़ें लें जो आपको क्या कहते हैं आराम से दूध हजम हो सकें। उसमें मतलब फ़िश हो गई आपकी, अंडे हो गए, मुर्गी हो गई, बड़े की गोश्त से हम लोग परहेज़ करते हैं, वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। सही। और फिर रात में ज़्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि लाइट लेने की, क्योंकि ज़्यादा वर्किंग नहीं होती थी, तो इतना लाइट हो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग डाइट कर रहे होते हैं, वेट गेन क्या कहते हैं लूज कर रहे होते हैं, जी। तो फिर वो इससे भी लो डाइट पे आ जाते हैं, वो वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं या बॉयल एक सिप ले रहे होते हैं, या बाजू का तो ऐसा होता है कि फाइटर्स के लिए ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं कि उन्हें फाइट के लिए अपना वेट जो है लूज करना पड़ता है। तो काले चने होते हैं बॉयल हुए, वो बॉयल करके वो खा रहे होते हैं, वो रोटी को बिल्कुल तर्क कर देते हैं और दूध पीते हैं सुबह के नाश्ते में, बस अंडा ले लिया एक बॉयल, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और दोपहर में भी हल्का फुल्का लाइट लिया। वीकनेस नहीं होती? नहीं, वीकनेस नहीं होती, क्योंकि वो क्या कहते हैं ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल रखते हैं जो उनको प्रोटीन देते रहें। जैसे आप अंडे में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, तो बॉडी को कवर कर जाते हैं। जी, बॉडी को कवर कर जाते हैं। और जो ये छोले होते हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में भी ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं। सही। और एज अ फाइटर्स तो उस चीज़ के हैबिचुअल भी हो जाते हैं कि अपनी डाइट को फ़ौन कवर करना। बाजू का देता है वेट बढ़ाना होता है तो फिर तो इतना इश्यूज नहीं होता, लेकिन जब वेट लूज करना होता है फिर ज़्यादा इश्यूज होते हैं। बढ़ाना हो तो क्या उसमें फिर एहतियात सारी खत्म? उसमें नहीं, उसमें एहतियात ख़त्म नहीं होती। इसमें ये है कि फिर भी आपने जंक फूड से एहतियात रखनी है, जी, अवॉइड करना होता है। आपने जैसे लाइक दूध का इस्तेमाल, केले का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, और जो चीज़ें अपने क्या कहते हैं सिलेक्टेड जो हाँ बेस्ट होती हैं वो आपकी हेल्थ के लिए उसे लेना पड़ता है, ताकि उससे आपका वेट गेन हो तो आपको इश्यूज ना हो। आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए जो डाइट चार्ट बनाते हैं आप लोग, तो उसमें आप अपने स्टूडेंट्स को क्या डाइट चार्ट देते हैं? आपको स्टूडेंट तो कुछ ऐसे होंगे जो जिनका वेट इंक्रीज़ करना होता होगा, किसी का वेट डिक्रीज़ करना होता है, क्या ऐसा भी होता है? जी, ऐसा ही मैं आपको यही बता रही थी कि फाइटर्स को ज़्यादातर इश्यूज आते हैं ये, जैसे वेट के लिए, जैसे फिन फ्लाई, बैंटम, फीदर, वेल्टर, लाइट,
हेवी ये वेट्स होते हैं, इनमें फाइट्स होती है। अब एक बच्चा अगर कितने फील्ड में है, अब उसका फ्लाई का वेट आ गया तो उसे वेट अपना क्या कहते हैं लूज़ करना है, तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी करेगा, रनिंग करेगा, अर्ली मॉर्निंग पानी का इस्तेमाल तो नॉर्मल रखेगा, लेकिन ये कि और चीज़ें जो उनसे वो अवॉइड करेगा, अपना डाइट पे तवज्जो देगा। ये जिन्हें अपने वेट को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, उसको डाइट चार्ट पे भी आना पड़ेगा, प्लस अपनी एक्सरसाइज पे भी आना। एक्सरसाइज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस। अच्छा, जो आप लोगों के मैचेस होते हैं क्या वेट के ऊपर होते हैं? जी, वेट कैटेगरी के ऊपर होते हैं। वेट कैटेगरी के ऊपर होते हैं जी। फाइटिंग जो होती है वेट कैटेगरी पे होती है, और जो पुमजे होते हैं वो एज कैटेगरी पे होती है, जैसे जूनियर हो गया, कैडेट, जूनियर, जो है सीनियर। वो आपके एज कैटेगरी है? जी। और फाइट जो है वो वेट कैटेगरी है। ओके। लेकिन फाइट कैटेगरी में भी जूनियर्स के अलग होती है, उनके वेट अलग होते हैं, और कैडेट के अलग होते हैं, और सीनियर्स के अलग होते हैं। कैडेट्स हमारे अंडर 14 के अंदर आते हैं, तो इनके वेट जो होंगे इन्हीं के बच्चों के अंदर दरमियान में जैसे होगा, जो भी इवेंट्स वगैरह होगा, फाइट्स वगैरह होंगी। फिर जो जूनियर्स होते हैं वो अंडर 17 होते हैं, अंडर 17 के अंदर जो होता है फिर उनके दरमियान फाइट्स वगैरह होते हैं, फिर वो होता है। और फिर अबव ऑफ 17 जो 18 से लेके ऊपर तक जितने भी वो सारे सीनियर लेवल आते हैं, तो उनके भी वेट के हिसाब से फाइट्स होती हैं। सना, अभी ब्रेक के बाद हम आपसे ये जानेंगे कि कोई ऐसा वाकया आपका जो आपको याद रह गया हो आपकी स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड, लेकिन ब्रेक के बाद। सामीन, ब्रेक के बाद हम सना से ये ज़रूर जानेंगे कि कोई ऐसा वाकया उनका स्पोर्ट्स से जो हमेशा के लिए याद रह गया हो। चलते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि हम अपना डिस्कस कर रहे थे कि कोई ऐसा लाइफ का वाकया सना से सुने, माशाल्लाह इतने गोल्ड मेडल्स, इतनी शील्ड, इतना सारा कुछ लेके बैठी है। वाकया तो बहुत से होंगे, लेकिन ऐसा वाकया जो हम सबसे शेयर कर सकें। जी सना। जी, बचपन में एक छोटा सा वाकया मेरे साथ हुआ था। जब मैंने स्टार्टिंग में अपने ताइक्वांडो फील्ड स्टार्ट की थी, तो स्कूल में मैंने अपने तमाम बच्चों से जो शेयर किया था कि आज मेरी फ़ाइट है। सही। तो सर नजम जब नेशनल स्टेडियम में होते थे हमारी, वहाँ पे फाइट्स वगैरह होती थी, तो मुझे नहीं यकीन था कि मैं जीत पाऊँगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट फाइट थी वो, जब मैं 5 ईयर्स ओल्ड थी। तो जब मेरी फ़ाइट होती, सिल्वर जुबली का एक प्रोग्राम था, 25 साल कंप्लीट हो चुके थे वो सर नजम को उस दौरान अपनी फील्ड में। सही। तो फाइट्स भी करी, तो दूसरे बाहर से भी कंट्री से भी लोग आए थे, तो बाहर से उनसे मैं फाइट्स वगैरह करी, तो अनफॉर्चुनेटली मैं विन अप करते करते गोल्ड और सिल्वर पे आ गए। सही। तो जब मैंने कहा बस सही, अब मेरा सिल्वर बन गया, मैं आगे नहीं बढ़ सकती आगे नहीं बढ़ सकती। फिर मेरे सिरसदीक जो उस्ताद साहब थे, उन्होंने कहा नहीं तुम कर सकती हो। मैंने कहा सर मैं नहीं कर सकती, लड़की की हाइट बहुत ज़्यादा और मैं इतनी छोटी सी हूँ, मतलब छोटी सी बच्चे को डर होता है कि हाइट को देखकर। तो सर ने कहा नहीं आपने करना है। तो फिर हम लोग जब फाइट करने लगे, तो फिर मैंने वो विन अप करके, फिर मेरा क्या कहते हैं टाई पड़ गई। जब वो टाई होगा उसमें ये होता है कि 1 पॉइंट जो पहले लेगा वो विन अप होगा। अब मैं बड़ी कंफ्यूज, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, तो मैं अपने सर के पास में, सर क्या होगा, सिर्फ 1 पॉइंट से अगर उसने मुझे मार दी तो वो गोल्ड ले जाएगी। सर ने कहा नहीं आप ट्राई कीजिएगा। तो जैसे हमारी फाइट स्टार्ट होती है, उसने मुझे किक की, तो मैंने बैक स्किप ली। सही। अब बैक स्किप लेते जैसे मैंने ड्रॉप उठाया ना, उसके फेस पे गई। जब उसके फेस पे गई वो नॉकआउट हुई, उसके एकदम नाक से खून आ गया। और वहीं पे मैंने अपनी फाइट विन करी। तो वो एक ऐसा क्या कहते हैं वाकया था जो मुझे अनबिलीवेबल था, कि मुझे यकीन ही नहीं आता कि मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल सही। एक सीनियर्स लड़की, और मैंने किक की, वो किक भी ऐसी की जो नॉकआउट, जो उस स्टेज में करना बहुत मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल सही बात। तो जब मैंने वो गोल्ड किया, वो मेरे जिंदगी का सबसे ज्यादा यादगार वाकया है, जो अनबिलीवेबल था, कि मैं अभी तक याद करती हूँ कि मैंने नॉकआउट किया था अपनी छोटी। कैसे कर लिया था? और कैसे कर लिया जिसमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सही बात है। अच्छा, ये जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर लेग स्ट्रेच होता है, बॉडी की बाकी एक्सरसाइजेज होती हैं, सब इसमें कितना अर्सा लगता है? इसमें देखिए, इसमें कोई एज लिमिट होती है? नहीं, देखिए अगर जो स्टार्टिंग से जो बच्चे करते हैं, जैसे स्टार्टिंग के जैसे लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, 5 ईयर से स्टार्ट, तो हम लोग की बचपन में बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो गई है कि अगर हम 1 वीक भी प्रैक्टिस करते हैं ना काफ़ी अरसे के बाद, तो हमारी बॉडी पूरी स्ट्रेचिंग भी होती है, किक्स भी ऊपर जाते हैं, बॉडी फ्लेक्सिबल है, मूवमेंट भी होती है, योगा भी होता है। बिल्कुल सही।
लेकिन कुछ बच्चे जैसे ऐसे होते हैं लाइक अभी ज्वाइन करते हैं रिसेंटली 18 साल के बाद ज्वाइन करते हैं या कुछ 20 साल के बाद ज्वाइन करते हैं, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती बॉडी में, उनकी जो बोन्स होती हैं स्ट्रांग हो जाती हैं, तो उन्हें ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है इसमें, उसको स्ट्रेचिंग करने के लिए जी, उन्हें वार्म अप ज़्यादा करना पड़ता है, बॉडी की मूवमेंट ज़्यादा करनी, इसकी एक्सरसाइज होती है, वो शेड्यूल भी ज़्यादा जी, तो वो उनको कम से कम 2 से 3 मंथ्स या 4 मंथ्स लगते हैं स्ट्रेचिंग करने में। लेकिन अगर उनकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस बोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हाँ, कुछ ऐसी बॉडीज़ भी होती हैं जो जितनी मेहनत कर लें फिर एक उनका बन जाता है एक प्रोसेसर पूरी बॉडी का, वो स्ट्रेच नहीं हो पाती, फिर उनको सर रनिंग पे डालते हैं, स्ट्रेचिंग पे डालते हैं कि और दूसरी एक्सरसाइज होती हैं वो कहा जाता है वो करें, और गर्म जैसे लाइक ड्यूरिंग द क्लास कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने ताकि बॉडी ज़्यादा वार्म को पसीना निकले आपकी बॉडी से, तो फिर वो बॉडी स्ट्रेच हो पाती है। यानी कि इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं इंसान, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल है, डिफरेंट वेज है, वो कहते हैं ना नथिंग स्पेशल अंडर द सन। यस, यू आर राइट, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अभी आगे जो है आप अपनी प्लानिंग लाइफ की क्या है आगे? बस यही, पाकिस्तान के लिए क्या करना चाह रही हैं? पाकिस्तान के लिए अभी माशाल्लाह से मैंने अभी 2 गोल्ड लिए और मेरे ये तो ले लिए माशाल्लाह, आगे इंटरनेशनल लेवल पे मुझे और मौके दिए जाएं ताकि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं इंशाल्लाह, और अपनी कैटेगरी में मज़ीद क्या कहते हैं गोल्ड हासिल करूं और पाकिस्तान को नंबर 1 पे लेकर आऊं माशाल्लाह। तो उसमें प्लानिंग में क्या है आपके, उसमें ट्रेनिंग का क्या पार्ट है, आगे कब तक ये आपके कोई मैच ऐसा आना जा रहा है आपके स्केड्यूल्स के अंदर है, उसके लिए कोई स्पेशल कोई ट्रेनिंग होती है? जी, अभी 2023 की लास्ट जो अभी जूनियर चैंपियनशिप आ रही है तो उसमें तो हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जूनियर्स होंगे जो अंडर 17 के होंगे, तो 2024 तो उसमें इंशाल्लाह ताला हमारा अभी दोबारा नेशनल इवेंट्स आ रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेशन करनी है, तो उसके लिए अभी से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं गेम्स के लिए, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ डिपार्ट्स वगैरह होंगे, उनसे हमारा दोबारा ऐसी मैच वगैरह होंगे। सही, तो उसकी गोल पे अभी फ़िलहाल हम लोग तवज्जो मरकज़ है। बिल्कुल सही। अच्छा, उस वक्त जब कोई कमिंग इवेंट होता है, बहुत स्पेशल इवेंट होता है उसके लिए क्या आपकी एक्सरसाइजेज चेंज हो जाती हैं या रूटीन एक्सरसाइजेज होती हैं या उसमें आपके आवर्स बढ़ा दिए जाते हैं एक्सरसाइजेज के, क्या होता है? नहीं, रूटीन एक्सरसाइज से डिफरेंट होता है, आवर्स हमारे बढ़ा दिए जाते हैं, हमारे टाइम शेड्यूल चेंज हो जाता है, जैसे हम इवनिंग में सिर्फ 1 टाइम अपने आप को दे रहे होते हैं। सही। तो फिर हम जब कैंप में जाते हैं तो हमारी अर्ली मॉर्निंग क्लास होती है, फिर हमारी नून में क्लास होती है, और बाजू का तो नाइट में भी क्या कहते हैं 8 से 9 या 10 की क्लास हमारी अरेंज कर दी जाती है। उसके बाद भी अगर हम देखते हैं कि अगर हाँ कि गोल्ड हमारा लूज हो सकता है तो हम लोग अपने जो रूम वगैरह होते हैं वहाँ पे जो एरिया होता है वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वार्म अप वगैरह वहाँ पे करते हैं। हाँ, फिर अपना प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं करनी पड़ती है इसके लिए, स्टेमिना बनाने के लिए या स्ट्रेचिंग के लिए या फाइट के लिए, मकसद क्या होता है? सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपका स्टैमिना रहे और आपके पास क्या कहते हैं टेक्निक्स नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एंड सेकंड दिन अगर आपके पास क्या कहते हैं स्टैमिना भी है और वो भी है आपके पास और आपके पास टेक्निक्स भी हैं, लेकिन आपको वो चीज़ क्या कहते हैं पता ही नहीं है परफेक्ट किस लेवल पे होगी, कैसे होगी, हैंड के मूवमेंट के पुमजे में खास तौर पर ये होता है स्टैपिंग के साथ साथ, वो नहीं पता होगा तो फिर आप डेवलप नहीं हो सकते। अच्छा, इसने टेक्निक्स को जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते हैं जी तो टेक्निक्स भी डेफिनेटली उसमें चेंज करते हैं, चेंज होती हैं। जैसे जिस तरह सेकंड ऑन तक आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह और थर्ड ऑन की तैयारी कर रही हैं, उसमें कुछ न्यू टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं दोबारा से? जी, टेक्निक्स के तौर पे तो ये होता है पुमजे हमारे डेवलप होते हैं। जैसे अगर हम क्या कहते हैं उस पर ब्लैक बेल्ट पे होते हैं तो हमें ज़्यादातर पियोनगॉन या सिप जिन तक पुमजे याद होते हैं 12-13। सही। फिर जब हम क्या कहते हैं ऊपर सेकंड डॉन पे आ रहे होते हैं तो फिर हमें क्या कहते हैं एलियो तक पुमजे याद करते हैं कि 14-15 तक याद करने पड़ते हैं। सही। जब उससे ऊपर की बेल्ट पे आते हैं तो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता जो 16-17 उन पुमजों को भी फिल करना पड़ता है। थोड़ा सा पुमजे को डिफाइन करेंगे, जो कि एक टेक्निकल लैंग्वेज है, लेकिन हमारे वो नाज़रीन जो इससे रिलेटेड नहीं है स्पोर्ट से तो वो भी जान सकें। पुमजे ये ख्याली फाइट होती है, इसमें सारे अकेले में आप इंडिविजुअल आप खड़े होकर कर सकते हो, ब्लॉकिंग वगैरह होती है और परफेक्ट सब चीज़ें उसमें बताई। जैसे अगर आप फाइट कर रहे हो तो आप किक को ब्लॉक करते हैं, फिर किक को ब्लॉक करने के बाद किक यूज़ करते हैं, तो ये ख्याली फाइट हो रही होती है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। लेकिन पुमजे से एक चीज़ ये, जो बच्चा पुमजे कर रहा होता है और फाइट कर रहा होता है तो उसके फाइटर की पुमजे के साथ साथ ब्लॉकिंग बड़ी बेस्ट हो जाती है, मतलब वो अपने फाइटर्स को बहुत जल्दी बीट कर लेता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं अपना सेल्फ डिफेंस बहुत स्पीड में करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड वन। अच्छा, अभी जो है एक्चुअली टाइम तकरीबन शॉर्ट है और दिल नहीं कर रहा है कि हम इस प्रोग्राम को एंड करें, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से
हम बहुत सारी चीज़ें आपसे जानना चाह रहे हैं। आप बताएं कि घर के लिहाज से, आपका बच्चों के लिहाज से क्या ख्वाब है? एक ख्वाब, एक माँ का ख्वाब तो और उन माँओं को मैसेज देना है आपने जो सुन रही हैं, आपने उन बहनों को मैसेज देना है जो सुन रही हैं। बच्चों के हिसाब से तो मेरा एक ही ख्वाब है कि जिस तरह मैं अपनी फील्ड में डेवलप हुई, लेकिन मुझे थोड़ी देर लगी क्योंकि हमारे जो एरिया है औरंगी टाउन, वहाँ पे इतनी क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम लोग को जल्दी डेवलप किया जाए। तो मेरा बेटा जो अली अहमद है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी फर्स्ट जोन ब्लैक जोन है, तो मैं चाहती हूँ वो भी क्या कहते हैं आगे डेवलप होते थे, किसी डिपार्ट से खेले, फिर उसके बाद नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर आए, और टीचर्स से फिर वो भी उसके भी कोई स्टूडेंट्स हों, फिर वो भी टीचर्स बने, वो भी कोई डांस एक्टिव। और दूसरा मैं उसको मैं इन अल्फाज में ले सकता हूँ कि माँ बाप जो खुद होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वैसे हो जैसे हम डेवलप हो, सेम हम, राइट, या हमारे से बेस्ट हो जाएं, या नहीं तो कम से कम हमारे जैसे तो ज़रूर हो। जी ऐसा ही होता है कुछ। जब हम माँ बच्चे बैठे हुए होते हैं दोनों, मेरे बेटे और मेरे साहबजादे, तो हमारे घर में ज़्यादातर ताइक्वांडो की सारी डिस्कशन चल रही होती है। तो अगर फैमिली से आउट ऑफ फैमिली से हम कहीं कोई आ जाए तो वही कहता है टॉपिक तो चेंज करो, बोर हो जाता होगा। हाँ, और बस यही होता है कि अगर इतने में शॉपिंग करने जाते हैं तो कुछ कमी शलवार लेते हैं कुछ, तो उसके साथ साथ ताइक्वांडो की 2-3 चीज़ें ज़रूर आ रही होती हैं। सना, कोई मैसेज पब्लिक को, माँओं को, बच्चों को, पब्लिक को, कोई मैसेज आपकी तरफ से? मेरा सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है तमाम माँओं के लिए जो घर और डोमेस्टिक वर्क के कामों में थक जाती हैं और फिर बच्चों पे तवज्जो नहीं दे पाती। देखिए, एक माँ ही क्या कहते हैं कौम की क्या कहते हैं जिम्मेदार होती है। कहते हैं ना, अगर माँ की तरबियत एक अच्छी कौम को तरबियत करती है, तो आपने अपने बच्चे पे हर वो तवज्जो देनी है जिसकी उसको नीड है। सिर्फ स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन्स वगैरह यहाँ पे अपने बच्चों को ना छोड़ें। अब बच्चे के साथ दोस्ताना रवैया रखें, उससे बातचीत करें, उनका शौक़ देखें, उनकी तवज्जो किस तरफ है। कुछ कहते हैं हमें डॉक्टर बनाना है, पायलट बनाना है, ये बनाना है, और बच्चे की तवज्जो किसी और ही तरफ है। तो प्लीज़ खुदारा बच्चों के फ्यूचर के साथ ना खेलें। जिस बच्चे का आपको लग रहा है इसका इंटरेस्ट इस चीज़ में, तो उस बच्चे को उसी तरफ इनकेज भी करें, उसे डेवलप भी करें। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा मैसेज है आपका कि बच्चों के साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बच्चों की ख्वाहिश के लिहाज से अपने आप को मोल्ड कर लें, ठीक है, और बच्चे जो है वो उसी हिसाब से उसको साथ लेके चलें, जिसमें उनका शौक़ होगा उसी में आगे बढ़ेंगे। सना, लास्ट में कोई मैसेज हमारे चैनल के लिए? छोटा सा बस यही मैसेज दूंगी मैं कि मुझे खुशी हुई इस चैनल में आके कि इन्होंने मेरी क्या कहते हैं जितनी भी मेडल्स थे, मेरी जो जर्नी है, हाँ जर्नी को, उनको सबको क्या कहते हैं मीडिया के सामने लेकर आए। और मैं यही कहूँगी कि और मज़ीद जो क्या कहते हैं हमारे फ्यूचर जो नहीं सामने आ पा रहे उन्हें सामने लाया जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ आफरी का। इंशाल्लाह जैसे ही आप थर्ड डाउन बनेंगे हम फिर आपको तकलीफ देंगे और जानेंगे कि सेकंड डाउन से थर्ड डाउन आप कैसे बनी। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम वो माशाल्लाह सना साबिर के ऊपर और उसकी अचीवमेंट के ऊपर, उसकी जर्नी के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हम सब ने सीखा है और बहुत कुछ हमने जाना है। और इनकी जर्नी के लिहाज से हर प्रोग्राम, हर एपिसोड के अंदर हमारी यही कोशिश होती है कि हम सब उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इजाज़त चाहूँगा टिल द नेक्स्ट एपिसोड। सी टू ऑल ऑफ़ यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।